नमस्कार। 12th क्लास पाठ कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अनेकों देशों की यात्राएं की थी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर नारायण नगरीय संवेदना के कवि माने गए हैं। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने गए हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी है और उनका सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। पाठ पर आते हैं। कविता जो है, कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता कवि के इन दिनों नामक कविता संग्रह से ली गई। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए। ऐसे में कवि ने यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर प्रदान कर रही है। वो बता रही है कि कविता अभी समाप्त होने वाली नहीं है। कविता का अस्तित्व आज समाप्त नहीं होगा, ना आज समाप्त हो रहा, ना कल समाप्त होगा, ना आगे कभी भविष्य में समाप्त होगा। कविता पर आते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखिए, यहां पर कवि ने कविता की यात्रा प्रारंभ कर दी और उस यात्रा में वो उदाहरण देकर बता रहा है। सबसे पहले उसने उदाहरण दिया है चिड़िया का। चिड़िया का उदाहरण देकर वो बता रहा है कि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक असीमित है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। कल्पनाओं पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। चलिए अर्थ करते हैं। सबसे पहले, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि क्या कह रहा है कि कविता कल्पनाओं की उड़ान है। कविता में कौन सी उड़ान होती है? कल्पनाओं की उड़ान। कवि कह रहा है कि कविता कल्पना की उड़ान है चिड़िया के बहाने। कि चिड़िया कैसी उड़ान है? चिड़िया तो नॉर्मल, जैसे चिड़िया का तो स्वभाव होता है उड़ने का, और एक उड़ान, उसकी उड़ान असीमित है। चिड़िया की उड़ान सीमित है। वह जब तक थकती नहीं है और वह आकाश में जितना ऊंचा जाना चाहती है वो कोशिश करती है, लेकिन जब उसके पंख थक जाते हैं तो वह पुनः नीचे भी आ जाती है। लेकिन कविता में तो कल्पनाओं की उड़ान होती है और कल्पनाओं का कोई भी सीमित दायरा नहीं होता। कवि क्या कह रहा है? देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कि चिड़िया को क्या पता कि कविता की उड़ान कितनी है। बाहर भीतर इस घर उस घर। अभी कवि क्या कह रहा है? चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक दूसरे के घर तक ही उड़ सकती है। इस घर में उड़ सकती है, उस घर में उड़ सकती है। चिड़िया कहाँ उड़ सकती है? घर के अंदर, घर के बाहर, इस घर में, उस घर में। परंतु कविता की उड़ान व्यापक है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। माने का अर्थ होता है अर्थ में।
कविता के तो पंख लगे हैं। कौन से पंख लगे हैं? कविता के तो भावना के पंख लगे हैं। और चिड़िया को भला क्या पता कि भावनाओं के पंख से कविता कहां तक उड़ सकती है। ये चिड़िया अनुमान भी नहीं लगा सकती, क्योंकि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक है। अब देखिए, इसका यहीं पर हम इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर लेंगे। सबसे पहले इस यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें मिश्रित शब्दावली है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है और कविता में मानवीकरण किया गया है। कविता का मानवीकरण किया गया है। आइए अब आगे चलते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब कवि क्या कह रहा है यहाँ पर? वो किससे तुलना कर रहा है? किसका उदाहरण दे रहा है? फूल का उदाहरण दे रहा है। तो फूल का उदाहरण देते हुए कवि क्या कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। भाई, कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि फूलों को देखकर, फूलों की सुगंध को महसूस कर कर एक कविता का सृजन किया जा सकता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता किस प्रकार खिलती है ये फूलों को क्या पता। फूलों को देखकर कवि क्या कहता है कि मन प्रफुल्लित रहता है और उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित हो रही है कि नए नए भाव प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार भाव उसके ऐसे बड़े होते जा रहे हैं जिस प्रकार एक कली से फूल बनता चला जाता है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ भी नहीं जानते। फूलों को नहीं पता कि कविता कैसे खिलती है। और बाहर भीतर फूल कहाँ खिल सकते हैं? घर के बाहर, बगीचे में, इस घर में, उस घर में। एक सीमित सीमा तक फूल खिल सकते हैं, क्योंकि एक सीमा के पश्चात उनका मुरझाना निश्चित है। फूल का खिलना भी निश्चित है और कुछ समय बाद उसका मुरझाना भी निश्चित है, क्योंकि उनकी परिणति है ये कि खिलना और फिर मुरझा जाना। वे एक घर के बाहर दूसरे घर के बाहर अपनी सुगंध को फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन कविता बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। लेकिन कविता कैसी है? बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ सकता कि मेरे में तो सुगंध तब तक रहेगी जब तक मैं मुरझाऊंगा नहीं। मुरझाऊंगा उसी प्रकार मेरी सुगंध भी मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कविता की सुगंध जब तक कविता जीवंत रहेगी, जब 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 उस कविता को पढ़ा जाएगा, तब तक वो अपनी रस और भाव के साथ उस श्रोता को, उस पाठक को आनंद देती रहेगी। तो कविता का खिलना फूल समझ ही नहीं सकते कि लंबे समय तक कैसे खिला जाता है। आगे आइए, आगे चलते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने किसका उदाहरण दिया है? एक बच्चे का उदाहरण दिया है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है और वह कहता है कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। जिस प्रकार बच्चे अपने घर में दूसरे के घर में भेद नहीं करते, जब वो खेलना प्रारंभ कर देते हैं तो अपना घर है ये किसी दूसरे का घर है, वो उनका जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से खेलती है। देखिए, सर्वप्रथम अर्थ करते हैं पहले हम। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान बताता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है? एक खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं उस प्रकार बच्चों का एक खेल है कविता। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से
खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। बच्चों को क्या है, जरूरी नहीं है उनके पास खेलने के सामग्री हो, उनके पास खिलौने हो, लेकिन फिर भी बिना खिलौने के वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नए नए खेल बनाकर खेलना प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता शब्दों की क्रीड़ा है। यह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। भाई जब मन में भाव आ गए तभी कविता का सृजन हो गया। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। कौन? कविता। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलते समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह भी बच्चों की तरह बेपरवाह होता है। जैसे बच्चे बेपरवाह होते हैं ना कि किसी का घर हो कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार कवि भी है। जब उसके मन में भावनाएं आ गई तो भावनाओं के आने के बाद वह शब्दों की क्रीड़ा से खेलता हुआ एक नई कविता का सृजन कर देता है, चाहे स्थान कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना रहे। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, क्योंकि ये तो बच्चा ही है जो अपने बेपरवाह अंदाज में सभी घरों को एक कर देता है, एक ही मान लेता है। उसी प्रकार कविता पर भी कोई बंधन लागू नहीं होता। कविता भी किसी बंधन में नहीं फंसती। ये नहीं है कि आज इस कवि ने कविता पढ़ी है तो इस कवि के संबंधी लोग ही इस कविता को पढ़ेंगे, नहीं, उस कविता को कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य पर आ जाते हैं। वही काव्य सौंदर्य, साहित्यिक खड़ी बोली, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार, मुक्तक छंद है। बच्चा ही जाने पंक्ति से कवि का आशय है बालपन की सरलता से। क्या है कि बच्चों का मन कैसा होता है, एकदम ऐसा सरल होता है। उसी प्रकार तो यहाँ बच्चों की सरलता से कविता को जोड़ा गया है। धन्यवाद।